इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामूहिक सुरक्षा यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंधन यानी कि पावर मैनेजमेंट का एक तरीका है। जब हमने शक्ति संतुलन पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ा था, तो उसमें आइनिस क्लोड के शक्ति प्रबंधन के 3 तरीके पढ़े थे। तो उनमें शक्ति प्रबंधन का एक तरीका सामूहिक सुरक्षा भी था। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है? शक्ति प्रबंधन का, पावर मैनेजमेंट का एक तरीका है। सामूहिक सुरक्षा का आशय है कि किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो सामूहिक सुरक्षा क्या होती है कि यदि कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो बाकी सभी राष्ट्र मिलकर के उस आक्रमणकारी राष्ट्र का मुकाबला करेंगे। मार्गेंथाउ के शब्दों में एक सब के लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। तो सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र क्या है कि एक सब के लिए और सभी एक के लिए। सामूहिक सुरक्षा को रॉक बॉटम थ्योरी भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है ऊपर से नीचे तक, अर्थात छोटे बड़े सभी राष्ट्र एक साथ आ जाते हैं। तो जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है उसके अंतर्गत सभी राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। चाहे कोई बड़ा देश हो या छोटा देश हो, सभी एक साथ मिलकर के आक्रमणकारी राष्ट्र का सामना करते हैं। यह युद्ध के तथ्य को वास्तविक मानती है, यानी कि जो सामूहिक सुरक्षा है वह युद्ध के तथ्य को वास्तविक मानती है। यह शक्ति की अति प्रबलता के रूप में प्रकट होता है जब एक आक्रमणकारी राष्ट्र एक तरफ तथा बाकी सारे राष्ट्र एक तरफ होते हैं। तो जो सामूहिक सुरक्षा है उसमें शक्ति की अति प्रबलता होती है। आधुनिक युग में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। जो वुड्रो विल्सन है उसके प्रयासों से 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, जो सामूहिक सुरक्षा की प्रथम अभिव्यक्ति थी। अब एक विचारक हैं आइनिस क्लोड, जो हमने शक्ति संतुलन में पढ़ा था कि आइनिस क्लोड शक्ति संतुलन के 3 तरीके बताता है। तो आइनिस क्लोड सामूहिक सुरक्षा के बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। आइनिस क्लोड कहता है कि यह शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है, ना कि शक्ति को समाप्त करने की। तो क्लोड कहता है कि जो सामूहिक सुरक्षा है वह शक्ति का व्यवस्थापन करती है, शक्ति का मैनेजमेंट करती है, शक्ति को समाप्त नहीं करती है। आइनिस क्लोड का एक कथन है कि एक न एक दिन सभी तलवारों को पिघलाकर खेती के औजारों में बदला जा सकेगा, यानी कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत धीरे धीरे युद्ध होने बंद हो जाएंगे, विश्व में संघर्षों की समाप्ति हो जाएगी। अब कुछ विचारक हैं वो सामूहिक सुरक्षा के बारे में क्या कहते हैं वो देखते हैं। पहला विचारक है विरल्ड होगन। विरल्ड होगन कहता है कि सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के प्रयासों में अधिक से अधिक व्यापक सहयोग संगठित करने की विधि है। तो
विरल्ड होगन के अनुसार सामूहिक सुरक्षा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग एकत्रित करना। अगला विचारक है जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर। ये कहता है कि सामूहिक सुरक्षा एक मशीनरी है जिसके द्वारा एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर किसी आक्रमण को सम्मिलित रूप से रोका जाता है। तो ये तो गया सामूहिक सुरक्षा का अर्थ। अफगानिस्तान और इराक में आक्रमण द्वारा सत्ता परिवर्तन के प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन कर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने उस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया जिसका निरूपण यूएनओ के घोषणा पत्र में किया गया है। यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है वह उसका उल्लंघन अमेरिका समय समय पर करता रहा है। अब आगे है सामूहिक सुरक्षा की सफलता की शर्तें। तो ये जो सफलता की शर्तें हैं ये मार्गेंथाउ द्वारा बताई गई हैं और ये हैं 3, यानी कि मार्गेंथाउ सामूहिक सुरक्षा की जो सफलता है उसके लिए 3 शर्तों को आवश्यक मानता है। अब देखते हैं ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहला पॉइंट है संभावित आक्रमणकारी का सामना करने के लिए शक्ति की अति प्रबलता होनी चाहिए। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा में भाग लेने वाले सभी देशों के बीच सुरक्षा की समस्या के बारे में मतज्ञ हो, यानी कि सभी राष्ट्र एक मत हों, अर्थात आक्रमणकारी व अनाक्रमणकारी के बारे में स्पष्टता हो, यानी कि सभी देशों में इस बात को लेकर के सहमति होनी चाहिए कि आक्रमणकारी राष्ट्र कौन सा है। तीसरी शर्त है सभी राष्ट्र अपने अपने निजी हितों को सामूहिक हित के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हों, यानी कि जो राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा में भाग ले रहे हैं वे अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में न सोचें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करें। अब है सामूहिक सुरक्षा की 3 स्थितियां। पहली स्थिति है राज्यों की समानता होनी चाहिए, अर्थात कोई एक प्रभुत्व शक्ति ना हो, यानी कि लगभग सभी राष्ट्रों की शक्ति एक जैसी हो। दूसरा है सभी राज्यों को एक दूसरे की रक्षा करने की लागत वहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा है एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय हो जिसके पास प्रभावी कार्यवाही करने के लिए नैतिक अधिकार और नैतिक क्षमता हो, यानी कि सामूहिक सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना आवश्यक है, जैसे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का विकास किस प्रकार हुआ है। सामूहिक सुरक्षा के विचार का उदय 17वीं सदी में हुई ओस्नाबर्ग की संधि को माना जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा के विचार का उदय कहाँ से हुआ है? ओस्नाबर्ग की संधि से। आधुनिक युग में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का जनक वुड्रो विल्सन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की पेरिस शांति संधि से 1920 में वुड्रो विल्सन के प्रयास से राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ।
तो आधुनिक युग में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का जनक कौन है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन के प्रयासों से ही 1920 में राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था। राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की प्रथम अभिव्यक्ति थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सामूहिक सुरक्षा की प्रथम अभिव्यक्ति कौन था, तो वो था राष्ट्रसंघ, जिसका निर्माण 1920 में किया गया था। किसके प्रयासों से किया गया था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से। संयुक्त राष्ट्र संघ को सामूहिक सुरक्षा की दूसरी अभिव्यक्ति माना जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा की दूसरी अभिव्यक्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब आप कमेंट करके बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। यूएनओ के चार्टर के अध्याय 7 में सामूहिक सुरक्षा के प्रबंधन है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका अध्याय 7 है, उसमें सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अध्याय 7 में अनुच्छेद 39 से 51 तक सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का वर्णन है। अगला पॉइंट है, सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा का ही कार्य करती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसी का कार्य है कि वह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखे। अब आपके लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया, और वो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो अध्याय 7 है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 39। इसमें लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद शांति भंग की धमकी या आक्रामक कार्यवाही का निश्चय करेगी। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है वह इस बात का निर्णय करेगी कि आक्रमणकारी राष्ट्र कौन सा है और उस आक्रमणकारी राष्ट्र के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जाए। अगला है अनुच्छेद 43। इसमें लिखा है कि शांति स्थापना के लिए सभी राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। अनुच्छेद 51 में लिखा है कि इसमें राज्यों को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये तो गया हमारा यूएनओ में सामूहिक सुरक्षा का किस प्रकार प्रावधान किया गया है और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचिसन प्रस्ताव। अब ये क्या है वो देखते हैं। 1950 में कोरिया संकट के समय यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में कब पारित हुआ? 1950 में, कोरिया संकट के समय। इसमें क्या लिखा गया कि यदि सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों में मतभेद होने के कारण कोई कार्यवाही न कर सके तो महासभा 2/3 बहुमत से आक्रमणकारी की पहचान कर सकती है। तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है उसमें क्या कहा गया कि यदि सुरक्षा परिषद है वह कोई निर्णय करने में असफल रहती है, यानी कि वह आक्रमणकारी राष्ट्र की पहचान नहीं कर पाती है, तो यह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अपने 2/3 बहुमत से कर सकती है।
अब कोरिया संकट क्या था? कोरिया संकट चला था 1950 से लेकर के 1953 तक। इस कोरिया संकट के दौरान जो उत्तरी कोरिया है उसने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा का पहला सफल परीक्षण कोरिया संकट के समय 1950 में किया गया तथा उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया। और यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? महासभा के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की कमियां। यहाँ पर मैंने केवल 2 ही कमियां लिखी हैं, क्योंकि वीडियो का जो मुख्य फोकस है वो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम और जो स्कूल लेक्चरर यानी कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है वो इस वीडियो के फोकस में है। तो उसी प्रकार से इसकी 2 आलोचनाएं लिखी गई हैं। यदि आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको 2-4 आलोचनाएं और लिखनी पड़ेंगी। तो पहली आलोचना करता है आइनिस क्लोड। आइनिस क्लोड कहता है कि यह अवास्तविक नीति है, यानी कि वास्तव में सामूहिक सुरक्षा सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग नहीं करना चाहता है। दूसरा है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ कहता है कि सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध को रोकना नहीं बल्कि युद्ध का प्रसार करना है। अब मार्गेंथाउ का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि यह संसार एक शांतिमय संसार नहीं बन सकता तो इसे एक युद्धमय संसार बनाना ही होगा। शांति को अविभाज्य समझा जाता है, इसलिए युद्ध भी अविभाज्य है। तो यह कथन किसका है? मार्गेंथाउ का। ठीक है। अब हम शक्ति संतुलन भी पढ़ चुके हैं और सामूहिक सुरक्षा भी पढ़ चुके हैं। तो अब इन दोनों में पहले देखते हैं समानताएं और उसके बाद में देखेंगे अंतर। तो इन दोनों में पहली समानता है कि दोनों शांति के लिए युद्ध को आवश्यक मानती हैं, यानी कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए युद्धों का होना आवश्यक है। और युद्धों को किस प्रकार रोक सकते हैं, यानी कि शांति की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं? एक तो है शक्ति के संतुलन द्वारा और दूसरा है सामूहिक सुरक्षा के द्वारा। दोनों शक्ति प्रबंधन की तकनीकें हैं। तीसरा है दोनों यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं। और एक विचारक है वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन का कहना है कि सामूहिक सुरक्षा यथास्थितिवादी है। ये जो वाल्टर लिपमैन का कथन है, ये जो हमारा राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा विचारक सामूहिक सुरक्षा को यथास्थितिवादी मानता है। अब देखते हैं दोनों में अंतर। तो एक तरफ लिखा है शक्ति संतुलन और दूसरी तरफ है सामूहिक सुरक्षा। तो जो शक्ति संतुलन है वह यथार्थवादी है और सामूहिक सुरक्षा आदर्शवादी है। शक्ति संतुलन में सैनिक गठबंधन होते हैं और सामूहिक सुरक्षा सैनिक गठबंधनों की विरोधी है। तीसरा है शक्ति संतुलन के प्रतीक हैं सैनिक गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा के प्रतीक हैं राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ। शक्ति संतुलन का आधार है शस्त्र नियंत्रण और सामूहिक सुरक्षा का आधार है निशस्त्रीकरण। शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाई जाए, उनकी जो बढ़ोतरी है उसको कम किया जाए। और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को समाप्त कर देना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक सामूहिक सुरक्षा।